श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। अप्रतिम कहानीकार थे। तो ये हमारे चारों लेख इसमें दिखाई पड़े हैं। एक दैनिक स्वतंत्र भारत में छपा हुआ है 31 जुलाई 2003 को। ये दैनिक जनसत्ता में छपा है जब प्रेमचंद को लखनऊ भाग गया। ये 31 जुलाई 2004 को छपा है। ये सवा शेर गेहूँ शतरंज के खिलाड़ी, ये दैनिक जागरण में छपा है 31 जुलाई 2004 को। इसके बाद ये कुछ लोगों के कथन हैं जिनकी डर से ईमान की बात न करें, प्रेमचंद के मूल्यों के सवाल पर जवाब दिए जा रहे हैं। तो इसमें हमारे सब जगह पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे मेरा नाम छपा हुआ है। नाम ये देखिए दिखाई पड़ रहा है, संभवतः राधेश्याम दिखाई पड़ रहा। इसके अंदर भी राधेश्याम कहीं पर दिख रहा है, आप जरूर देख लेंगे। ये देखिए रामचंद्र है, और इसके अंदर भी सवा शेर गेहूँ में भी राम, सवा शेर गेहूँ जहाँ लिखा हुआ है इसमें भी कहीं पर राम है हमारे छपा हुआ। खैर अब नाम हमको दिखाने से क्या फायदा, आइए हम लोग दो सब चर्चा करते हैं। समय का अभाव है, बहुत मुश्किल से समय मिल पाता है। आज मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग, और वर्ष में एक बार ये दिन आता है। अगर कभी कभी विचार किया जाए तो उपन्यास सम्राट बनना कोई आसान काम नहीं है। दूसरा कोई उदाहरण अभी तक पैदा ही नहीं हुआ कि जो उपन्यासकार उपन्यास सम्राट का जगह ले सके। सैकड़ों नहीं है, लाखों करोड़ों लोग होंगे, हो जाएंगे, और अभी वर्तमान में हज़ारों की तादाद में पूरे भारतवर्ष में फैले पड़े हैं। एक से एक उपन्यास लिखने वाले लोग हैं, लेकिन उनके समकक्ष, उनकी तुलना में लिखने वाला धरती पर फिलहाल अभी कोई नहीं पैदा हुआ। पूरे भारतवर्ष का हिंदी साहित्य जगत उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का ऋणी है। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी समझा, कितनी गहराई उन्होंने नापी है। जिन घोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, उतना कोई नहीं लिख सकता। बहुत ही मनोवैज्ञानिक व्यक्ति थे। अगर इनकी तुलना मनोविज्ञान के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी से की जाए तो मैं समझता हूँ, मैं अपने विवेक से कह रहा हूँ, अनियुक्त नहीं होगा। गोस्वामी जी भी बिल्कुल प्रसंग के अंदर घुस प्रविष्ट कर जाते हैं। जैसा प्रसंग चल रहा है उसके अंदर उसके ही अनुकूल बोलते हैं। हमारे प्रेमचंद जी भी जितनी भी कहानियाँ उन्होंने लिखी, जितने उपन्यास लिखे, उन सभी उपन्यासों में उनकी एक अद्वितीय भूमिका रही है। ऐसा लग रहा है कि वो खुद पात्र हैं, ऐसा लग रहा है कि उन पर ही सब सारी घटना घटाई जा रही है। जैसे कभी कभी हम लोग फिल्म देखने जाते थे पुराने ज़माने में, अब तो खैर नई फिल्मों में का कोई रोध हो नहीं रह गया। तो उन फिल्मों को देखने के बाद आदमी जहाँ जैसा वह, अगर पात्र रो रहा है तो हम भी रो रहे हैं, पात्र हंस रहा है तो हम भी हंस रहे हैं, पात्र लड़ रहे हैं तो हम भी एक बार क्रोध में आ रहे हैं। मतलब उसके साथ अचानक इतना तादाद में स्थापित हो जाता था कि ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता था कि जैसे पाठक और लेखक की बात जब मिल जाए तो उसको हम समीक्षा कहते हैं। और सब माने बराबर, इच्छा माने इच्छा, पाठक की इच्छा और साथ साथ लेखक की इच्छा, दोनों का मिलना ही समीक्षा कहलाता। इसी तरह दर्शक की इच्छा और निर्माता की इच्छा, दोनों के मिल जाने के बाद लग रहा है कि सब सिनेमा पट जो चल रहा है वो मेरे लिए बना हुआ। खैर दो तीन बातें और आपको बता दूं तो मैं बताता हूं कि किन परिस्थितियों में आदमी लिखता है। पहले तो आदमी लेखक बनना बड़ा मुश्किल काम है। लेखक हुआ, कवि हुआ, चित्रकार हुआ, कहानीकार हुआ, नाटककार हुआ, उपन्यासकार हुआ, जितने भी पत्रकार हुआ, और जितने भी कार्य लगे हुए हैं, इन सभी लोगों के साथ एक बड़ी भारी समस्या जरूर जीवन में आती है। कभी तो कोई आदमी मजबूरी में बनता है, कभी कोई आदमी शौकियाना बनता है, कभी कोई आदमी पेट पूजा के लिए बनता है, कभी कोई आदमी सिर्फ वाहवाही के लिए बन जाता है, कभी कोई व्यक्ति जो है वो केवल मुझे पुरस्कार मिले, मेरी पूछ हो, सब तरफ मैं ही जाना जाऊँ, जहाँ कहीं जाऊँ वहीं पर मुझे हाथों हाथ लोग ले लें। और इस भूख को मिटाने के लिए लोग लिखते हैं, जो लिखना चाहते हैं वही लिखते हैं। उनका कहीं कहीं पर नाम होता, कहीं कहीं पर नाम नहीं होता। लेकिन प्रेमचंद जी के जीवन के साथ क्या जुड़ी हुई है कि वो बहुत ही निर्बल, बहुत ही निर्धन, बहुत ही मध्यम परिवार में थे। बनारस से आजमगढ़ जाने वाली एक सड़क पर एक लम्ही नाम का गांव है। उस गांव में आपका जन्म हुआ था, और अब वहाँ वहीं से इनका कार्यकाल शुरू हुआ। ये कैश परिवार में पैदा हुए थे, और साथ साथ इन्होंने प्रेमचंद जो है, इनका ये उपनाम है, इस नाम से ही लेख वगैरह लिखते थे। इनके परिवार में पत्नी थी, ये थी, एक बेटी थी,
और ज़्यादा का ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत गरीबी में जीवन काटा, बहुत गरीबी में जीवन काटा। और समझिए कि जो लिखते थे वो केवल ये इनके पेट पूजा का ही पैसा था, जो जितना भी मिल जाता उस ज़माने में जो करेंसी चलती थी उसके हिसाब से होता था। जो कहीं 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 बुलाता था, जहाँ कहीं जाते थे वहाँ बैठते थे। कई बार नौकरी भी किया, अध्यापक का कार्य किया, वहाँ पर भी छोड़ दिया। एक स्वाभिमानी होता है, गरीब आदमी जो होता है ना, बहुत स्वाभिमानी बहुत होता है। खाना हो चाहे घर में ना हो, लेकिन उसकी नाक ऊँची रहनी चाहिए। नाक अगर टेढ़ी हो गई तो समझिए ज़िंदगी बेकार है। तो वो ऐसे लोगों में कई बार बहुत से लोग भूखे मर जाते हैं। तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्वाभिमान था, और लिखने के कलम भगवान ने, माँ सरस्वती ने उनको ऊपर वरदान दे रखा था। जिस वक्त कलम चलाते थे वो हो, क्या उपन्यास के, क्या उनके अंदर उक्तियाँ हैं, क्या मुहावरे हैं, क्या लेखन का प्रवाह है, क्या पात्र के बीच में घुसे हुए क्या देख रहे हैं। बुरा बिल्कुल लग रहा है जैसे कि आंतरिक कैमरा फिट है और उसके द्वारा देखा जा रहा है। ये प्रेमचंद की बहुत बड़ी कहानी थी। प्रेमचंद ने हमारे हमारे शैक्षिक जीवन में सबसे पहले प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ पढ़ाई जाती थी कोर्स के अंदर। उसमें सबसे पहले ईदगाह है, रामलीला है, दो बैलों कथा है, दो बैलों कथा है, प्रेरणा है, गुल्ली डंडा है, और छोटे भाई साहब है, छोटे भाई साहब है, शतरंज के खिलाड़ी है, शतरंज के खिलाड़ी है, और क्या क्या कह सकते हैं, अरे और बहुत से उसमें ये थे जिनको हम लोगों ने पढ़ा। तो आपने देखा कि रामलीला है, गा दो बैलों की कथा, और ये बड़ी बड़ी प्रसिद्ध कहानियों में से गिनी गई। हम जब श्रेष्ठ कहानियों में इंटरमीडिएट में आए तो वहाँ पर प्रेमचंद की कहानियाँ नहीं आई, फिर वो श्रेष्ठ कहानियाँ आई। श्रेष्ठ कहानियों में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी, कफन, सबसे सबसे प्रसिद्ध आज की धरती पर उसको कल्पना करके उसके बारे में लिखने वाले, कलो आलोचना करने वाले कम पड़ गए। लेकिन कफन के शब्दों में, कफन में जो उन्होंने लिख दिया, जो बूढ़ी काकी के लिए लिख दिया, आज तक वो आदमी, हाँ आदमी वो कहना चाहिए कि निरुत्तरित है, बड़ा नहीं कहता। हम अपने मन से कहेंगे, आप अपने मन से पढ़ के कहिए, जो समझना है कह लेंगे, लेकिन वो बहुत बहुत गजब की बात है। उपन्यासों में उन्होंने गबन उपन्यास लिखा, गोदान लिखा, निर्मला लिखा, वरदान लिखा, मंगलसूत्र लिखे, और बहुत से उपन्यास उनके लिखे हुए हैं जो पूरे संसार में, क्या साहित्य जगत में चलते हैं। साहित्य के लिए इतना जितना उन्होंने दे दिया वो कोई बंदा दे नहीं सकता। हज़ारों पुस्तकें लिखने के बाद भी लोगों को पुरस्कार नहीं मिलता, प्रेमचंद को भी पुरस्कार नहीं मिला। हमारे यहाँ आए थे, अब तो हमारे बीच में नहीं है वो महामहिम विष्णुकांत शास्त्री जी के वो प्रमुख सचिव थे, मिस्टर डॉक्टर शंभुनाथ जी। वो मेरे एक ऑफिस के अंदर एक कार्यक्रम था, प्रेमचंद का व्यक्तित्व और कृतित्व पर बोलने के लिए आए थे। उन्होंने प्रेमचंद के ऊपर डिलीट लिया था। वैसे वो अंग्रेजी के लेक्चरर थे जब IAS होने से पहले, जैसा वो बताते हैं। वो बता रहे थे कि प्रेमचंद के जीवन काल की जो घटना थी, उन्होंने कहा कि हमने बहुत करीब से देखा है, उनका जीवन चरित्र को पढ़ा है, समझा है। हालांकि वो उनके बाद पैदा हुए, तो उनकी 1938 में शायद उनकी डेथ हो गई थी, डेथ हो गई है। एक मिनट साहब, तो मैं बता रहा था कि जो उनके बारे में वो कह रहे हैं शंभुनाथ जी, कि जिस वक्त वो उनके उपन्यासों को, कहानियों को लेकर के वहाँ के जो पब्लिशर्स है, प्रकाशक लोग खरीद लेते थे, बेचने के लिए जाते थे, और उनको जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए उसके लिए कई बार उनके आगे पीछे घूमना पड़ता था। तो उनकी जो होलिया थी उसका चित्रण कराते हुए उन्होंने लिखा है कि घुटने तक उनके धोती पहने हुए थे, कुर्ता पहन के थे, और एक फटा हुआ जूता बताते हैं, मुंह उसका आगे से खुला रहता था, इतना पैसा नहीं हो सकता था कि उसको सिलवा लें। और वो कहते हैं एक बार वो दिल्ली गए, दिल्ली में कैनाट प्लेस है, बिल्कुल लबे सड़क पर ही समझिए, कैनाट प्लेस के अंदर एक कोई पब्लिशर था जिसने इनकी किताबें खरीद ली थी और रॉयल्टी दे नहीं रहा था। तो ये जब उसके यहाँ पहुँचे तो बताते हैं कहीं मंजिल ऊपर रहता था, तो उसने बड़ी मुश्किल से वो ऊपर से नीचे उतर के आया। उसने पूछा आप कौन? कहने मैं प्रेमचंद हूँ, मेरी किताबें आपके पास बिकने के आई हैं। कहें प्रेमचंद? मैं ये फटीचर प्रेमचंद? हम प्रेमचंद किसी को नहीं जानते। आप जाइए, रॉयल्टी जो है जिस पते पर आपकी किताब लिखी हुई है वहाँ पहुँच जाएगी, आपको नहीं जाएगी।
प्रेमचंद जी भूखे थे, बहुत तकलीफ में थे। उन्होंने कहा पैसा मेरे पास नहीं है, घर में मेरी पत्नी बीमार है और बेटी भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है, ऐसी स्थिति में आप मुझे पैसा दे दीजिए। लेकिन उस बंदे ने पैसा नहीं दिया और कहा कि आपको ज़्यादा कुछ समझ में आ रहा तो मुकदमा दायर कर दीजिए। खैर प्रेमचंद जी हताश निराश उदास होकर के अपने घर वापस आ गए, वहीं बनारस में। वहाँ से फिर उन्होंने अपना जीवनचर्या आगे बढ़ाई। बनारस से वो कानपुर भी गए, लखनऊ में आए, उन्नाव में गए। लखनऊ में 7-8 साल उनका आखिर में बसंता बसा। यहाँ पर गणेशगंज जो पार्क है, यहाँ पर के पास से एक मकान मिलते थे। मारवाड़ी गली अमीनाबाद में रहते थे। लाल कुआं पर एक शिव प्रसाद जी थे, उनके मकान में रहते थे। वायदे उनके मकान में, जिस मकान में वो रहते थे उसी मकान में अभी रहा। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं अपनी समझता हूँ कि 2011 में मैं अपने बड़े बच्चे की शादी के बाद वहाँ बनारस गया था दर्शन करने के लिए। तो जिनके घर में ठहरा था उनका उनका घर भी राम कटोरा नाम के मोहल्ले में था। और जब हमने पूछा राम कटोरा नाम इसमें क्यों पड़ा, कहने ये उनके नाम से पड़ा हुआ है, प्रेमचंद जी के नाम से। प्रेमचंद यहीं रहते थे, यही एक कोठरी थी उन्होंने उनकी कोठरी दिखाई। देख कर मैं दंग रह गया, कितनी काल कोठरी में कैसे ज़िंदगी जिया होगा। वो बहुत दुर्दमनीय परिस्थिति थी जिसमें हमारे प्रेमचंद जी रहे। आज वो उपन्यास सम्राट हैं। सारी धरती के लोग, जितने भी उपन्यास पढ़ने वाले लोग हैं, जितने भी डिग्री लेने वाले लोग हैं, आज लाखों की संख्या में लोग ले रहे हैं उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट। लेकिन प्रेमचंद को कुछ नहीं। तो वो बता रहे थे हमारे शंभुनाथ जी, जिस वक्त उनका डेथ हुई तो यही अगस्त का महीना था या कुछ अक्टूबर का महीना होगा। तो उस वक्त बताते हैं कि भाई वो पानी बरस रहा था और उनकी बॉडी को उठाने के लिए 10-5 आदमी गिनती के नहीं मिले। ये वो चित्रण खींचा था। जिस वक्त किसी ने सुना कि अच्छा वो मुंशिया मर गया, मुंशिया मर गया, ओहो ओहो, ये कह करके बहुत सारे लोग तो कटते चले गए। कहे गिनती के 10-11 लोग जो थे वो शमशान 80 घाट पर गए थे बनारस में और वहाँ जा कर के उनको दाह संस्कार किया। कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन उन्होंने कहानी वो अपने शरीर से तो ख़त्म कर दिया, लेकिन वो सारी किताबों के अंदर जिंदा है। सारे किताबों के अंदर अक्षर के अंदर जिंदा है। उनका एक एक अक्षर बोलता है कि मैं प्रेमचंद हूँ। और प्रेमचंद जैसा लिखने वाला, प्रेमचंद जैसा कथन कहने वाला उनका हमने बूढ़ी काकी पढ़ी, कफन पढ़ा, बरदान पढ़ा, गमन तो मेरे कोर्स में था और ये गोदान तो हमने किसी से मांग के पढ़ा। उन उपन्यासों में एक बड़ी खास बात लिखी हुई है। बूढ़ी काकी के बारे में अगर आप देखें तो हर एक घर में एक बूढ़ी काकी है, हर घर में एक बूढ़ी काकी है। और प्रेमचंद के घर में भी बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी के परिवार में कोई नहीं था। रामनाथ नाम का उनका जो भतीजा है वो उसको उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसको लिख दी थी और वो नियति हो गई, जैसे आमतौर पर होता। जब तक प्रॉपर्टी घर में है तब तक आगे पीछे सब लोग ऐसे रहते हैं, लाल टपकाते रहते हैं। जैसे उसके नाम से सब कुछ लिख दिया गया, उसके बाद से इनकी दुर्दशा शुरू हो गई बूढ़ी काकी। घर में तिलक होने जा रहा उनके पोते का, मतलब रामनाथ का। नतीजा ये है कि सब लोग आए हुए हैं तिलक करने, तिलकिए। और बूढ़ी काकी बैठी बैठी सोच रही हैं कि हमको कुछ मिले हैं, हमको कुछ मिले हैं, कैसा अच्छा अच्छा खाना बना होगा, हम भी खाएंगे। पूरी बिल्कुल एकदम गोल गप्पा जैसे पक रही होगी और खूब फूल रही होगी। सब्जी तो चटपटी इतनी होगी कि कहने की वाली बात नहीं, और कैसे खाएंगे। और ऐसा सोचते 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 वो क्या हुआ, अरे भाई भाग की मारी, मैं किस तरह बताऊँ, भाग की मारी वो खिसकते खिसकते चल नहीं पाती, खिसकते खिसकते वहाँ पहुँच गई जहाँ हलवाई लगा हुआ था। हलवाई लगा हुआ था और जो घर आए थे देखवा लोग, वो सब भी आगे की चारपाई बैठे। जैसे पहले तो इस तरह होता नहीं था कि भाई कहीं होटल में टिका दिया जाए। मकान के आगे चारपाई डाल दी गई, दस्टों सब लोग बैठे हैं। अब रामनाथ ने देखा, वो दौड़ के आए, दौड़ के आके उनको दोनों गोदी में उठाया और ले जा करके काल कोठरी में ऐसे धम से पटक दिया कि जैसे अब प्राण नहीं रहेगा। चुप हो गई, बोलती बंद हो गई। और बूढ़ी काकी अपने मन में सोच रही, अरे कोनो बात नहीं है, अपने बचुआ है, कोई काम में ज़्यादा फंसा रहा हुई। अरे हमारे भाग खराब है जो हम समझ नहीं पाए, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि भगवान ऐसा नहीं करे चाहिए था हमको। अपने कीवे का प्रायश्चित कर रही हैं। और जो रामनाथ है वो उन सब लोगों के बीच में व्यस्त। उसकी एक लड़की थी, वो लड़की बहुत गुड्डा गुड़िया खेलती थी, उसके पटारे में बहुत सारे गुड्डे गुड़िया भरे थे। तो उसने जब देखा कि पापा हमारे इतने ज़्यादा दुखदाई वाली बात करें तो गई और वहाँ से पूड़ी जो छन रही थी वो 2 पूड़ी कहना हमको दे दो, हमारे गुड्डा गुड़िया खिलाएंगे।
पिटारे में ले आकर के अपनी दादी को देती है। बड़े चटकारे मार के दादी ने खाया। बाद में जब सब लोग चले गए, सो गए, लालटेन की बत्ती धीमी कर दी गई। हुआ क्या, जो बैठी थी अपने कमरे से निकली काल कोठी से, अरे तो सब बुझाया गवा, अब तो कोई है ही नहीं, दोनों मोर बचा हुआ, हमको खाना देना भूल गवा, चलो चलिए हम खुद ही लेके खा ली, चलो चलिए हम खुद ही लेके खा ली। हाय हाय, रोना आता। वैसा मैं कह तो रहा हूँ, कहानी मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे रोना आता कि वो निकल के खिसकते हुए आती हैं, आकर के कहाँ पर गई, जहाँ सब जूठे पत्तल पड़े हुए। प्रेमचंद जी लिखते हैं कि ये इस भवन के मालकिन है, आज जूठे पत्तल चाटने के दिन आ गए, और उन पत्तलों में जो कुछ खाना छोड़ के चले गए थे खाने वाले लोग, उन सबको उठा उठा के खा रही हैं, और उसकी वो तारीफ़ कर रही है कि बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। और वो नींद आ गई थी, वो झपकी मार रहा था। रामनाथ ने अचानक देखा खुरखुर 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 क्या हो रहा भाई पत्तल के बीच में, कुत्ता तात नहीं है। उसने जब बत्ती टिमटिमाती हुई जो दिया थी लालटेन ने, उसको जब तेज किया तो देखा, अरे अरे हमारी काकी, काकी, हाय काकी को आज आज भूख से तड़प नहीं, हमने पूछा नहीं, जूठा खा रही हैं जिनकी बदौलत हम यहाँ पर जी रहे थे। आता है चरणों में गिर पड़ता है, और वो कुछ नहीं कहती हैं, बेटा सब ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल थाल में सजा करके खाना पीना सब लाता है। उन्होंने कहा बच्चा हम खा लिया, सबका जूठा खा लिया। यही हमारे जीवन की अंतिम परिधि थी। प्रेमचंद, हमने तो कुछ नहीं बताया, प्रेमचंद ने इस कथन को जिस तरह से लिखा है भाई साहब, टप टप कर आंसू गिरते हैं, इतना मार्मिक चित्रण है, इतना हृदयग्राही चित्रण है कि कहा नहीं जा सकता। कफन के बारे में जब वो बोलते हैं कि कफन में बाप बेटे हैं, बेटे की बहू है और वो गर्भवती है। पहली बार उन लोगों ने शोरगुल मचाया और बस बीमार है बीमार है, उन लोगों ने चंदा अंदा लगा करके उसको दुरुस्त कर दिया। अब की बार चंदा नहीं मिलेगा, और कफन का पैसा कहाँ से आएगा? कह रहे हैं तो दोनों बाप बेटे कह रहे हैं आलू भून रहे हैं आग में, और कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि चलो ठेके पर चलते हैं, जो पैसा चंदे मिला है इसको लेके खा लेते हैं। सवेरे लाश अगर सड़ा वड़ जाएगी तो जिसको सड़े की गंध आएगी खुद ही उठा लेगा। हम लोग अपना ये तृष्णा को रोकें। दोनों बाप बेटे पहुँचते हैं, ठेके पहुँच गए, आलू भुना हुआ खाया है और थोड़ा थोड़ा सा शराब पी लिया। प्रेमचंद जी लिख रहे हैं कि वो गर्भवती जो स्त्री है उसने प्रसव पीड़ा में अपने प्राण त्याग दिए, और वो दोनों बैठे हुए सोच कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो भाग में था लिखा था हो गया। मैं भाग्य को उन्होंने कोसा नहीं तो लिखा था हो गया। लेखक साहित्यकार क्या लिखता है? वो लिखता है कि पेट में पल रहा हुआ, जिसे भ्रूण कहते हैं आज की भाषा में, वो जीव जगत को न देख सके, ऐसा कुछ हो पाए, ऐसी तृष्णा, ऐसी भूख, ऐसी निंदाजनक स्थिति कायम की गई जिसके आधार पर उसके प्रसव पीड़ा में पलता हुआ बच्चा सदा के लिए इस धरती पर आने से पहले ही यहाँ से मुक्त हो गया, और जो यहाँ पर प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी उसकी पीड़ा को कोई सहन करने वाला, समझने वाला नहीं था। आज तड़प कर मरी है। इस बात को दोनों बाप बेटों को दूर दूर तक एहसास नहीं। अब उसके लिए कफन की व्यवस्था करनी है, फिर मांगने के लिए जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा उनको फटकारते हैं। आखिर में कफन का पैसा मिल गया और उसको दिखाया, तो कफन शब्द से उन्होंने जुड़ा। दो बैलों की कथा में यही है, दो बैलों की कथा में बताते हैं कि भाई बैल को मारने के लिए कसाई ले जाता। देखने वाले से पूछा उसने कि कहाँ गया बैल, किधर गया, क्या है, किधर गया? तो उसने कहा जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता उसने देखा नहीं। बैलों को बचा लिया, झूठ को सच साबित कर दिया, और वो बैल घूम फिर करके अपने मालिक के घर आ जाते हैं। इस तरह गुल्ली डंडा है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, और प्रेरणा है, बड़े भाई साहब हैं। ये सारी सब कहानियों कहाँ तक वर्णन किया जाए, अपना अपना अनुपम है। मैं तो ये कहूँगा हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रेमचंद जी की सच्ची श्रद्धांजलि, उनसे ऋण तो चुकता किया नहीं जा सकता, हर एक को पढ़ना चाहिए, हर एक को पढ़ना चाहिए और उनके साहित्य को पढ़ना चाहिए।
मैं अपने जीवन में अगर सही ढंग से अगर समझ सका हूँ, लिख सका हूँ, बोल सकता हूँ, तो अगर गोस्वामी तुलसीदास की का जो ग्रंथावली है, 14 ग्रंथ प्रमाणिक रामचरितमानस और प्रेमचंद जी के उपन्यास, इन दोनों महापुरुषों के, उसके बाद हमारे परम पूज्य संत कबीर, सूरदास जी, मीराबाई, इन सब लोगों के लिखे हुए साहित्य को हमने पढ़कर अपनी ज़िंदगी को इस मोड़ तक लाए। पढ़ना चाहिए। साहित्य जो है वो आपके दिमाग की खुराक है। जो लोग पढ़ेंगे वो निश्चित रूप से सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जो नहीं पढ़ेंगे लिए उनके लिए क्या 24 घंटे, 24 साल या 365 दिन ख़त्म। तो पढ़िए, अगली बार अगली वजह से बताएंगे। आज की तारीख में मेरी तरफ से आप सब लोगों को हृदय से वंदन, और मैं चाहूँगा कि आप लोग सुनको शुभकामनाएँ, श्रद्धांजलि, शब्दांजलि जो दे सकते हैं दीजिए। प्रेमचंद आपके लिए अमर हैं। जब तक इस धरती पर साहित्य जगत रहेगा, वो साहित्य जगत के एक दैदीप्यमान सितारे बनकर आकाश में भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, चमकेंगे, सब कुछ होगा। राय श्याम राधे आपको नमस्कार करता है। मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रस्तुति में अप्रियता आ गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। जय श्री राम, जय राय श्याम, जय प्रेमचंद महाराज जी की जय।